एवरीवन, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द आदित्य गहलोत शो, जहां मिलते हैं रियल लाइफ के रियल हीरोज। और आज हम बात करने वाले एक ऐसे ही हीरो के बारे में जिन्होंने राजस्थान में फिटनेस की बुनियाद रखने वाला वो नाम, जिन्होंने जोधपुर की गलियों से शुरू करके 38 से ज़्यादा देशों में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, परफॉर्म भी किया और भारत का तिरंगा भी लहराया। प्लीज़ वेलकम मिस्टर किवराज गुज्जर। सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है। तो सर, आज का जो पॉडकास्ट है काफ़ी ज़्यादा लर्निंग, इंस्पायरिंग और मोटिवेशन होने वाला है, क्योंकि आपने वो करके दिखाया है जो आम लोगों के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सर, आपने राजस्थान का सबसे पहला जिम खोला, क्या दिमाग में आया था और आपको क्या लगा था कि आपको जिम ओपन करना है? मैंने क्या है कि पहले इंडियन एयरफोर्स में सर्विस की। ठीक है। 71 में 1971। ओके। तो वहाँ मैंने ये एक्सरसाइज सीख ली थी। वहाँ कोच भी थे और जिम भी था, बेंगलोर में। अच्छा, बेंगलोर में। हाँ, ठीक है। 71। फिर वहाँ मैंने 1 साल सर्विस करके छोड़ दी थी। ठीक है। फिर जोधपुर आ गया था वापस। तो फिर मेरे दिमाग में था कि यहाँ एक जिम खोलना, अभी है नहीं राजस्थान में, कोई समझता नहीं था, क्योंकि इक्विपमेंट से एक्सरसाइज करना अलग चीज़ थी। पहले फ्री हैंड एक्सरसाइज थी, अखाड़े थे, वो धीरे धीरे कम हो रहे थे। तो अभी भी 1-2 अखाड़े हैं, बाकी सब जगह मशीन्स आ गई है। तो जोधपुर में 100-150 अखाड़े, ये जिम हो गया अभी अखाड़ों की जगह। तो आपने बताया कि 1971 में जब आपने एयरफोर्स ज्वाइन किया था, तो उस टाइम भी एयरफोर्स के अंदर जिम की फैसिलिटी हुआ करती थी? हाँ, पहले इक्विपमेंट वगैरह सब थे, पर ज़्यादातर फ्री हैंड एक्सरसाइज और डंबल्स और बारबल्स का ज़्यादा था। तो उसके बाद में आप जोधपुर कब आए? मैं 1 साल बाद ही आ गया था। छोड़ दी थी। ओके। फिर यहाँ आके मैंने रेलवे ज्वाइन की। तो मैं सॉकर प्लेयर था, उसमें रेलवे की टीम से खेलता था, नॉर्थ इंडिया। अच्छा। मैंने जहाँ तक पढ़ा था कि 1967 में आप नेशनल फुटबॉल प्लेयर भी रह चुके हो। मेरी जो सर्विस लगी थी ना, तो 72 में जी, तो मैं उसमें सॉकर प्लेयर था एज ए। ठीक है। और 66-67 में एयर स्कूल में था, चौपासनी स्कूल में पढ़ता था। उस वक्त मैंने रिप्रेजेंट किए थे राजस्थान से। तो ये सुब्रतो मुखर्जी कप होता दिल्ली में, तो उसमें मैं खेला था। 2 साल खेलने के बाद में फिर मेरी नौकरियाँ चाहे स्पोर्ट्स में बहुत लगती है उसमें। ये आपने स्कूल टाइम की बात करी आपके? हाँ। ये जो दिल्ली में हुआ था, सुब्रतो मुखर्जी कप। अच्छा। तो ऐसा हुआ करता था ना कि जब आपने पहले कभी जिम के बारे में देखा नहीं, आप जब एयरफोर्स में गए तब आपको पता चला कि जिम भी कोई चीज़ होती है। तो जब आपने जोधपुर में सेटअप किया, जब वो जिम लगाया, तब लोगों का कैसा रिस्पॉन्स था? क्या मतलब उस टाइम लोगों की सोच रही होगी? उस टाइम लोग समझते थे कि यार ये क्या होता है? नहीं, लोगों को मालूम नहीं था। लोग देखने के लिए आते थे कि मशीन से एक्सरसाइज कैसे होती है। अच्छा। क्योंकि यहाँ मशीन का कंसेप्ट था नहीं। तो मैंने पहला जिम लगाया तो लोग कहीं देखने के लिए आते थे। और आपने पहला जिम कब लगाया था? 17 अप्रैल 1968। आपको डेट भी याद है कि 17 अप्रैल 1968? कल गई है 17। कितने साल हो जाएंगे सर इसको? हिसाब लगा लो कितना है। 1986 से तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 45 इयर्स प्लस तो हो ही गया है। आराम से। ओके। राजस्थान का पहला जिम था, हमने राजस्थान लगाया था। उसके पहले कोई जिम नहीं लगा था। तो एक होता है ना सर कि एक मशीन से इक्विपमेंट पे आ गए लोग, कि मतलब जिम में अगर गए हैं तो इक्विपमेंट बेसिस के ऊपर कैसे वर्कआउट होता है वो तो पता चल गया था। तो इससे पहले आपने कभी कोई अखाड़ा वगैरह भी किया है? हाँ, अखाड़ा ब्रह्मबाग अखाड़ा था, गुलाब सागर पे मरुधर व्यायामशाला। अच्छा, वो भी आप खुद चलाते? नहीं, मैं नहीं चलाता था, मैं एक्सरसाइज करने जाता था। अच्छा। मैं तो चौपासनी स्कूल में पढ़ता था। तो फिर छुट्टियाँ होती है ना, तो छुट्टियों में मैं वहाँ जाता था। कभी मरुधर व्यायामशाला चले गए, कभी ये ब्रह्मबाग में एक टेंट सिमार साहब थे, उनके वहाँ एक्सरसाइज करते थे, कुश्ती लड़ते थे। तो फ्री हैंड एक्सरसाइज थी, ऐसे बारबल कर्ल और डंबल और नहीं थे। कुश्ती ज़्यादा बेटर रहती है या जिम, अखाड़ा मतलब? नहीं, दोनों अलग अलग। अब तो वो स्पोर्ट्स हो गया। कुश्ती जो है कि अलग स्पोर्ट्स है।
अब उसमें आजकल तो जैसे वेट ट्रेनिंग करता है ना, तो वो वेट लिफ्टिंग और ये पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग ये अलग हो गई एक लाइन। उससे ये कर सकते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो, जिम में आए हो तो वेट लिफ्टर हो सकते हो, पावर लिफ्टर बन सकते हो। आपको कुछ याद है कि आपके नेशनल जिम में सबसे पहला मेंबर कौन आया था जिसने ज्वाइनिंग करी और जिसको जिम के बारे में पता नहीं था पर ज्वाइन कर ली हो? नहीं, सब घर का ही करते थे पहले। हमारे को ये पैसा कमाने का एम नहीं था, खाली जिम चलाना था और कुछ खिलाड़ी तैयार करने थे। तो मेरा लड़का था, भाई थे, ये भाई भतीजे हमारे सब वही करते थे पहले। फिर लोगों ने एडमिशन लेना चालू किया। अच्छा, तो मतलब तो फीस कम ही थी, जैसे 300 रुपये हम लेते थे महीने के, तो बहुत कम मिनिमम फीस मेंटेनेंस फीस हो जाती थी। कि भाई इजीली कोई भी आदमी है तो आराम से आ सके और किसी के ऊपर इतना लोड नहीं हो। तो हम गीता भवन में पहले करते थे, वहाँ मैंने लगाया था पहले जिम। तो वहाँ से कुछ लड़के तैयार हुए थे, नेशनल चैम्पियन भी बने हैं। तो फिर यहाँ आगे शिफ्ट हो गए सब, तो मेरे यहाँ जिम में ज्वाइन कर लिया था। कितने लोगों को तैयार कर दिया होगा सर उस टाइम आपने? वो बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें नेशनल चैम्पियन भी है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी गए हुए हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में? हाँ, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग थी तो 2 लड़के उसमें भी गए थे। तो एक मेरा स्टूडेंट जो हिमालय पे 3 बार चढ़ा हुआ है, सौरभ सिंह शेखावत, वो ब्रिगेडियर है, रिटायर्ड हुआ है अभी। अच्छा। क्योंकि साथ साथ में हम ये ट्रैकिंग भी चलाते हैं, तो उनसे आजकल हिमालय पे जाने वाले बहुत हो गए। मैंने देखा ट्रैकिंग तो आपने अभी स्टार्ट करी है। नहीं, ये मेरे है 68 से, हाँ करेक्ट। स्कूल टाइम से। आपने यूएस के अंदर रॉक क्लाइंबिंग भी करी हुई है, न्यूजीलैंड में भी करी हुई है। हाँ, तो रॉक क्लाइंबिंग काफ़ी जगह करता हूँ, जहाँ भी जाते हैं तो कर लेते हैं। तो ये मतलब सर एक बात बताएं, आप फुटबॉल सॉकर मतलब फुटबॉल में थे, उसके बाद में आप साइकिलिंग पे योगा भी करते हैं, जिम भी राजस्थान का सबसे पहले खोला, इतने सारे प्लेयर्स को तैयार भी किया, ये मतलब पहले से सोचा हुआ था या क्या चीज़ थी? नहीं, जो आगे नज़र आता था नहीं कि यार ये अच्छी चीज़ है, आपको उसको पकड़ लेते थे हम। तो ऐसे है, जो चीज़ अच्छी लगती है वो सीख लेते थे। जैसे मैं बोंगो बोर्ड भी करता हूँ, उस पर मुखबिर भी घुमाता हूँ, देखा हो तो। जी 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 बिल्कुल। हाँ, तो अलग अलग इवेंट्स है। ये कला कहाँ से आई है सर? ये मेरे एक गुरु थे, वो पाकिस्तान से आए हुए थे। ये 47 में, 1947। हाँ, वो पाकिस्तान से इंडिया शिफ्ट हुए। ठीक है। तो वो जोधपुर आए, तो वो बच्चों को सिखाते थे घर पे बुला के। तो ये आर्य समाज के जो मंदिर होते थे वहाँ, गीता भवन में हुआ, तो वहाँ हम सीखने के लिए जाते थे। ये बोंगो बोर्ड हुआ, ये साइकिलिंग के बैलेंस हुए। तो उनका नाम मंगल उस्ताद था, तो उनसे हम ये सीखते थे। तो फिर ये लोग, ये जो सिंधी कॉलोनी है ना, ये शरणार्थी शिविर था, तो वो लोग यहाँ रहते थे सभी आए हुए। मतलब देखा जाए ना सर, तो आपसे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे कनेक्टेड है ना कि मतलब बैक टू बैक सारी चीज़ें आपकी चलती गई है। नहीं, मैंने सीखने का शौक़ था और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। कई चीज़ें ऐसी है, जैसे मैंने 3 योग सीखे थे मेरे गुरु से, सिर्फ 3, उसको मैं 70-75 पे ले गया हूँ अभी। योगा के आसन और साइकिल पे। सर ये मेरे को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है इसमें जानने में कि सारी चीज़ें आपने करी कल, पर योगा सर बहुत बड़ी बात है, और कैसे कर लेते हो आप? और ये आपके दिमाग में कैसे आया कि साइकिल पे योगा करूंगा? लोग तो फर्श पर भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। मैंने 3 सीखी थी ना, तो 3 पे क्या है कि बैलेंस हो गया था मेरा। फिर मैं उसको बढ़ाता गया। फिर किताबें लाया, कुछ इंडिया की भी कुछ किताबें हैं, कुछ बाहर की किताबें हैं, फॉरेन की, तो उनसे कुछ पोज निकालते थे, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ऐसे एक्सपेरिमेंट है ये तो। अच्छा। तो उस एक्सपेरिमेंट से चलते रहे। अभी भी कर रहा हूँ, अभी बढ़ा रहे हैं 70 से 72, 74, 75, ऐसे रोजाना 1-2 ऐड करते रहते हैं। तो फिर उसको नॉन स्टॉप करता हूँ मैं, मतलब उसमें पाँव नहीं रखते हैं ज़मीन पे, एयर टू एयर, हवा में ही करते हैं सब। इसको सीखने में कितना टाइम लगता है? बरसों लग जाएंगे और सीखने के लिए कई आते हैं, और आज तक कोई सीख नहीं सका, क्योंकि एक तो जल्दी में है लोग, सिर्फ उनको सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसा हमारे पास है नहीं क्या। तो उस बैलेंस में कंसंट्रेट चाहिए थोड़ा दिमाग में, और छोटे बच्चों में थोड़ा कम होता है। जैसे जैसे मैच्योर होता है आदमी में कंसंट्रेट आता है। एक चीज़ है सर कि पहले के टाइम में
जब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, ठीक है। आज के टाइम में तो जितने भी जिम हैं उन सब के अंदर एकदम हाई प्रोफाइल मशीन्स हो गई, इक्विपमेंट्स जितने भी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं और फिटनेस एक ऐसी चीज़ हो गई आज की तारीख में दिखावा हो गया है। पहले के टाइम में लोग करते थे तो उनको था कि मुझे बॉडी बनानी है, मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना है। तो अपन ये बात करते हैं कि आज के टाइम में जो लोग ये फिटनेस को एक नाम दे रहे हैं कि मैं अपने शरीर का ध्यान रख रहा हूँ, वो क्या गलती कर रहे हैं? नहीं, एक तो क्या है कि जल्दी में सब लोग, हर आदमी चाह रहा है कि मैं फटाफट बन जाऊं, और ऐसा होता नहीं है। बॉडी बनने में तो टाइम ही लगता है, धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है आदमी ना, ऐसा कैसे ये ग्रोइंग होता है। तो आप 60% तो डाइट ही है, उसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आप क्या खा रहे हो, आप क्या सप्लीमेंट ले रहे हो, गलत ज़्यादा ले रहे हैं आजकल, इंजेक्शन और ड्रग और ये ज़्यादा यूज़ ले रहे हैं। तो पहले ये था नहीं, लोगों को खाने को ही नहीं मिलता था, तो डाइट की तो बात अलग है, रोटी और दूध मिल जाता, देसी घी, सबसे ज़्यादा देसी घी हुआ, सोयाबीन मिलता था। हम अश्वगंधा लाते थे नागौर से, 22 रुपये किलो, उसको कूट के बनाते, फिर वो दूध में डाल के पीते थे। अच्छा। और हमारे पास कोई सप्लीमेंट नहीं था। और उस टाइम भी लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी फिजिक्स बनाई है। मिस्टर इंडिया बना है मेरे स्टूडेंट मानिक लाल, जो आजकल ये है, जो तो रिटायर्ड होके आ गए थे। अच्छा। तो 3 दफ़े मिस्टर इंडिया बना है, और बगैर खाए हुए के, खाली दूध रोटी खाए और उस पर बने। तो आपको ऐसा क्यों लगता है, या ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी है कि आज के टाइम में लड़के ये सोचते हैं कि हमें सब चीज़ शॉर्ट टाइम में करनी है, जल्दी से जल्दी पैसा भी बनाना है, जल्दी से जल्दी बॉडी भी बनानी है। ऐसा क्यों? नहीं, उसमें जल्दी में नुकसान होगा। कोई भी चीज़ आप जल्दी में करोगे तो क्या होगा, जल्दी बॉडी बनाओगे, बन जाएगी, इंजेक्शन भी लगाओगे, कुछ पियोगे भी, पेट में भी जाएगा, तो आगे जाके उसका हार्मफुल ही है, आपकी किडनी चली जाएगी, लीवर चला जाएगा। पर ये क्या होता है ना कि जिम में आजकल ये एक बिजनेस बन गया है, लोग बताते नहीं है कि ये सही चीज़ है या नहीं है। लोग कहते हैं कि अच्छा रिजल्ट चाहिए, आप स्टेरॉइड्स ले सकते हो। अब आजकल लोग तो ये भी कहते हैं कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ले लोगे तब तो सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या सही है? नहीं, सब पैसा कमाने के चक्कर में, चाहे डॉक्टर हो या ये हेल्थ क्लब में जितने भी कोचेस लगे हुए हैं, ये आपको शॉर्टकट बताएंगे। हाँ, ये ले लो, ये ले लो, वो इंजेक्शन लगवा लो, फटाफट बन जाएगी। पर वो आगे जाके नुकसान करेगी, आज नहीं करेगी, 2 साल बाद करेगी। आप बच्चा पैदा करने के लायक नहीं रहोगे अगर आपने इंजेक्शन लगा लिया तो। इतने ज़्यादा मेजर कॉजेज होते हैं? बहुत बहुत, हमने तो कई देखे हैं। कोई लीवर खराब हो एक जाएगा। किस्सा बताओ ना सर, ऐसा कोई आपके जिम में ऐसा कभी कोई हुआ है कि कोई अगर बाहर से ले रहा है या आपको उसकी खबर नहीं है? मेरा मालूम चल जाता है, बॉडी जो है ना, उसकी आवाज़ चेंज हो रही है, वॉइस, उसमें क्या रिएक्शन होता है, जैसे आदमी औरत हो जाता है, औरत आदमी हो जाता है। अगर कोई लेडीज़ लेगी तो उसकी वॉइस चेंज हो जाएगी। अच्छा। और ये अगर लेडीज़ अगर ले रही है और कर भी रही है एक्सरसाइज, तो ये चेस्ट बन जाएगा, वो सब कुछ खत्म हो जाएंगे, उसके बाहर निकलेंगे, धीरे धीरे बाल चले जाएंगे। हेयर फॉल का तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम रहता ही रहता है हाँ। स्टेरॉइड्स में। बट ऐसा कोई किस्सा जो आपके ध्यान में, जो आपको लगा कि मैं अब किसी का नाम नहीं लूँगा, ऐसे बहुत है, जोधपुर में भी बहुत है। अच्छा। अब ऐसे देने वाले भी बहुत हैं, और हम लेते नहीं हैं। हमारे तो ऐसा, हम किसी को सजेस्ट भी नहीं करते हैं, कोई पाउडर नहीं लाने की ज़रूरत है। तो जैसे आप, अगर पहले लोगों ने बगैर पाउडर बॉडी बनाई है, तो अब क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि हमारे पास शॉर्टकट नहीं था, हम लंबा चलाते थे, 3-4 साल तक आओ भाई, फिर उसके बाद में रिजल्ट मिलेगा, 1 साल में मैं बना दूंगा, ऐसा हम नहीं कहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है सर, आजकल जो भी यंगस्टर्स हो गए वो जिम जाते हैं सिर्फ एक सोशल मीडिया के लिए जाते हैं कि मुझे जिम जाना है, मुझे वीडियो डालनी है जिससे मेरे फॉलोअर्स अच्छे हो जाएंगे, मुझे लाइक्स अच्छे मिलेंगे। बस आजकल इतना ही मोटिव हो गया है। जिम की वो एक बात खत्म हो गई है जो पहले के टाइम में हुआ करती थी। एक 5 किलो का डंबल भी उठाते थे ना, तब ऐसा लगता है कि कोई वजन उठाया। आजकल 5 किलो के डंबल में भी कोई वजन नहीं है। हम पहले 6-6 महीना फ्री हैंड एक्सरसाइज कराते थे। उसका अच्छा। कारण देखो, बॉडी से पहले आप बॉडी को लिफ्ट करो, फिर बाद में एक्स्ट्रा लोड लिफ्ट करो। तो बॉडी में क्या होता है कि जैसे पुशअप्स लगाए, स्क्वाट लगाइए, ये फ्री हैंड है, ये आपको स्ट्रेंथ देगा। पहले आप बॉडी तो उठाओ, बाद में एक्स्ट्रा उठाना। पर आजकल तो जाते ही उसको मशीन पकड़ा देते हैं, क्योंकि वो पैसे रखवाने होते हैं उसको।
तो ये सिस्टम पहले था नहीं। 6-6 महीने हमें यही करवाते थे, भाई लगातार है तो रोजाना। पर अब नहीं है वो सिस्टम। अब पैसा कमाना है किसी भी तरह से। आपके मन में क्यों नहीं आया कि आपको भी पैसा कमाना है? नहीं, मेरे बचपन से ऐसा शौक नहीं था कि मैं पैसे इकट्ठे करूं या कार ले लूँगा। और हम तो आज भी कितने वर्ष हो गए थे, 80 के पास हैं, पर साइकिल चलाते हैं। कभी कार स्कूटर चलाई नहीं, ली, सीखा भी नहीं हमने, कभी नहीं? कभी नहीं सीखा। तो जैसे आपके साथ में भी काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्होंने जिम भी खोला होगा और भी बहुत सारी चीज़ें करी होगी, तो जब आप उनको देखते हो कि उन्होंने सब कुछ ले लिया, तो आपके मन में कभी नहीं आया कि मुझे भी लेना चाहिए? नहीं, हमारा ईर्ष्या आते नहीं है। और मेरे स्टूडेंट हमने ही लगाए थे, जैसे हैदर को लगवाया था हमने, नेशनल चैम्पियन भी बनाया और राजस्थान चैम्पियन भी बनाया, आदिल अंसारी भी बनाया, वो और ये राजस्थान सब चैम्पियन तैयार किसने, आपने ही करवाया? हमारे वहीं गई है। अच्छा। और लिस्ट होगी मेरे पास लंबी उसकी। ये सुरेश शर्मा है, बहुत है, जो चैम्पियन भी बना है और आज जिम भी चला रहा है। अच्छा, जिम चला रहे हैं। आजकल जैसे बहुत सारे बच्चे या पेरेंट्स हो गए, आजकल पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डरते हैं बच्चों को जिम भेजने से भी, एक इस सप्लीमेंट के कारण से कि कहीं हमारा बच्चा गलत संगत में नहीं पड़ जाए या गलत चीज़ें ना लेने लग जाए। माँ बाप को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चुपके चुपके से होता है सब काम। माता पिता अगर ध्यान नहीं रखेंगे ये क्या सप्लीमेंट ले रहा है, क्या इंजेक्शन, क्या गोली ले रहा है, नहीं तो उनको नुकसान भुगतना पड़ेगा। मैंने ऐसे ऐसे भी लोगों को देखा है जो जैसे दोपहर का टाइम हुआ और वो पिल्स ले रहे हैं कोई भी, और फिर वो कहते हैं कि ये तो कैल्शियम की गोली है, इसको खाने से कैल्शियम की कमी नहीं होती है। कोई शाम इवनिंग के टाइम में कभी कोई पिल्स ले रहा है, कभी कोई चीज़ है, मतलब उन ऐसे मैंने देखा है लाइव कि सुबह कोई अलग पिल ले रहा है, दोपहर में अलग ले रहा है, रात को अलग ले रहा है, और कहते हैं कि ये प्रोटीन है, ये कैल्शियम है, ये विटामिन है। नहीं, इतना लेने की ज़रूरत नहीं होती है, बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। सादा भोजन करो आप, और सब में है, गेहूँ में है, जौ में है, सब में आयरन है, ये अपना कैल्शियम है, अच्छा कैल्शियम है इनमें। केला खाओ। तो जिन पे मतलब देसी डाइट जो अगर लेगा तो उनको बाकी किसी चीज़ों की जरूरत अच्छी ज़िंदगी और लंबी ज़िंदगी जिएगा। और इसमें आदमी क्या है, थोड़ा क्रेजी भी हो जाता है, गुस्सा भी आएगा उसको। और सप्लीमेंट लेने से नुकसान बहुत है, नज़र नहीं आता। अभी तो जवानी है, बाद में ये पछताएंगे लोग। पर वो जिम में सब जने यही कहते हैं कि अगर स्टेरॉइड्स नहीं लोगे तो आपकी उस लेवल वाली मिस्टर इंडिया या मिस्टर वर्ल्ड वाली आपकी फिजिक नहीं बनेगी जैसा लोग चाहते हैं। ऐसा बनाना ही नहीं चाहिए, कंपटीशन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो टफ कंपटीशन है। आगे बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट और कोच के अंडर में करते हैं वो लोग। मैं ऑस्ट्रेलिया भी रहा हूँ 3 महीने, तो मेरा दोस्त कोई सप्लीमेंट नहीं लेता था और नेचुरल करता था, और उसने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी भाग लिया। और आज वो देखो 60 के ऊपर है, पर वो 200 किलो की बेंच प्रेस लगाता है। 200 किलो की बेंच प्रेस नेचुरल? हाँ, सिर्फ वो अपनी डाइट पे ध्यान रखता है, और कोई टैबलेट नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं, कोई प्रोटीन नहीं। और ये आजकल ये चीज़ हो गई कि अपन इसको तो जानते हैं, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, सप्लीमेंट्स के अंदर भी मिलावट कर रहे हैं। ओरिजिनल वो सप्लीमेंट होता ही नहीं है, कहते हैं कि ये पूरा सर्टिफाइड है, इसमें ये चीज़ है, वो है। ये यहाँ जोधपुर में बल्क में मंगवाते हैं और पैकिंग भी यहीं करते हैं, अपने घरों में ले जाके आदमी रख रखे हैं, और वो पैकिंग करते हैं और महंगा भाव के बेचते हैं। पर वो प्रोटीन नहीं होता, कुछ नहीं है, खाली खाद है, कोई मतलब नहीं अपने पैसे खराब करने से। तो अगर जो लोग आपको देख रहे हैं आज, तो उनको आप क्या कहोगे कि वो अपनी डाइट को कैसे ठीक करके रख सकते हैं? दिन में 3-4 बार खाए, थोड़ा थोड़ा करके खाए, 200 ग्राम का डोज रखे 3-4 दफ़े, तो बॉडी बनती है। ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, कम खाओ, क्वालिटी खाओ। मुझे एक चीज़ आपकी और पता चली थी कि जब नेशनल जिम था तब उसमें आप अपने काउंटर पे 2 फोटो रखते थे, एक तो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की, एक दारा सिंह की। तो कभी कोई आता था तो आप उनसे ये पूछते थे कि तुम्हें इनके जैसा बनना है या इसके जैसे बनना है, ऐसा क्यों? नहीं, वो रिजल्ट है, अब आप देख लो कि क्या बनना है, कैसा बनना है।
और बाद में रिजल्ट अपना आप मालूम चल जाता है, अगर लेता है तो चुपके से। मुझे ये बात मेरे फादर ने बताई जब वो आप ही के जिम में आया करते थे कि हमेशा आपकी टेबल के ऊपर 2 फोटो हुआ करती थी, तो सेम एक दारा सिंह की और एक जो भी प्रोफेशनल होता था उस एथलीट की। तो जो कहता था कि दारा सिंह की तरह बनना है उसको तो आप देते थे थप्पी, और जो कहता था कि मेरे को इसकी जैसे बनना है तो उसको आप मारते थे कि ये है शॉर्टकट और दारा सिंह है लंबे समय में अगर तुम्हें बॉडी बनानी है हाँ, तो। उन्होंने देसी तरीके से बनाई थी, दारा सिंह वगैरह ने, सब ने। तो बिल्कुल देसी थे, अखाड़ा लगा, दंड बैठक लगाओ, हजारों की तादाद में लगते थे। हम तो छोटे थे तो हमारे गुरु उनको भी दंड बैठक ज़्यादा लगाने नहीं देते थे कि जो सीनियर है उनके काउंट करो तुम, ये हमारा काम था। अच्छा। वो कितने लगा रहा है, कितने 100 लगा रहा है तो गिन, और फिर हम कोयला लेके दीवार के ऊपर उसकी लाइनें खींचते। अच्छा, ये सिस्टम था पहले। आपका कोई फेवरेट है कौन बॉडी बिल्डर? बॉडी बिल्डिंग में? मेरा दोस्त है एक, वो ऑस्ट्रेलिया, मिस्टर ऑस्ट्रेलिया है, डेविड गौर करके। डेविड गौर। हाँ, मेरा कांटेक्ट है, फ़ोन आते हैं उसके, लेटर लिखता है स्टेरॉइड के ऊपर, और ये नहीं लाना, किसी को नहीं बताना। अच्छा, और अभी मैं भी? जाता हूँ तो वो साइकिल पे ले लेता है, खुद की किसी दोस्त की साइकिल लाता है और एक मेरे को लाके देता है, फिर दोनों हम साइकिल चलाते हैं 15-20 किलोमीटर, 25-30। तो यही है हाल अभी भी। सबसे पहले सर आप कौन सी कंट्री गए थे, कैसे गए थे, पहले क्या तो अपॉर्चुनिटी हुई थी? और मैं 3 कंट्री पर, थाईलैंड, ये बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया, यहाँ घूमा था पहले। ये नज़दीक थे, पैसे कम लगते थे। फिर अब तो वो पैकेज टूर जाते हैं तो उनके साथ भी चले जाते हैं, बहुत तरीका। तो इन सब जगह आपने परफॉर्म किया? परफॉर्म तो मैं जर्मनी में किया, न्यूजीलैंड में की, वैसे बड़े बड़े ये इसके शो अलग होते हैं, बिलीव इट और नॉट। बिलीव इट और नॉट। हाँ, ये एक अमेरिका में चलता है। अच्छा। उसमें परफॉर्म किया। और प्लीज बिलीव इट और नॉट ये, और एक है वर्ल्ड मोस्ट टैलेंटेड मैन, एक सीरियल आ रही है, अच्छा, तो उसमें मैं हूँ, काफ़ी चैनल है उसमें। तो ये सारी जो भी शुरुआत हुई थी आपकी, ये किस चीज़ से शुरुआत हुई? नेशनल जिम के बाद से, या साइकिल पर जो आप योगा पोजेस करते हैं उसके बाद से ये सारी चीज़ें ये शुरू? मैं बचपन से ही करता था, 10-12 साल का था ने, जी। तब मैं साइकिल पे बैलेंस सीख गया था, तो वो आज तक चालू है, अभी भी करता हूँ मैं सेम, तो लंबा टाइम हो गया है। आपने सबसे पहला परफॉर्म कौन सी हिल के ऊपर किया था? ये पावर गन हिल, मैं पावर गन हिल। स्कूल के पास ही था, तो उसको वही चढ़ जाते लेके, उठाए और फिर साइकिल ऊपर लेके जाते थे, और वहीं परफॉर्म करते। मैंने आपकी जो फोटोज देखी है उसमें है कि आप एकदम एज के ऊपर खड़े होकर योगा कर रहे हैं, नीचे कभी देख के डर नहीं लगा? ये क्या होता है कि आदमी के कुछ तो जाति के गुण होते हैं, जाति के तो गुण होते हैं। हाँ, आप किस जाति में पैदा हुए हो, तो वो गुण तो आपको लाने पड़ेंगे, अपने आप आ जाएंगे। तो मेरा पोता भी नहीं डरता था, वो भी चढ़ जाता था, क्योंकि छोटा 3-4 साल का था, तो मेरे साथ में परफॉर्म करता था इसी हिल पे। उसके ऊपर 3 डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बनी है कोरिया वालों ने। साउथ कोरियन में? हाँ, क्या बात है सर। 3 पिक्चरें बनी थी उसके ऊपर। अच्छा। उसका नाम भी क्रिश था। अच्छा, क्रिश। तो मतलब आपको ऐसा नहीं था कि आपको तो डर नहीं लगता, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे को लेकर आना, उस हिल के ऊपर करना जिसके 300 फुट नीचे तो खाई है, वहां पर अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको कभी बच्चे के लिए डर नहीं लगा कि वो तो बच्चा है, आपके मन में होना चाहिए ना कि कल को वो गिर गया, उसके लग गई, कर गई? और जब लोग उससे पूछते थे ना, वो कहे कि मेरे दादा मेरे साथ है ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दादा पोते का बॉन्ड होते ही ऐसा है हाँ, सर। उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरे दादा करा रहे हैं, मेरे को नहीं गिरना था। पहला आपने ये कहाँ पे परफॉर्म करा था सर? ये पावर गन हिल। पावर गन हिल पर ही? और यहीं से फिर आप बाकी सब जगह परफॉर्म करना शुरू किया था? हाँ, मैंने 60 दफ़े इस पे किया है, जिसकी ऑलरेडी शूट हो चुकी है। फिर फोर्ट पे किया, जोधपुर फोर्ट 600 फीट ऊपर है। 600 फीट? हाँ, दीवार है जो मेन गेट,
इसके ऊपर किया, नीचे हिजाइनेश्वर खड़े थे और मैं जोधपुर की सभी लोग, फेस्टिवल भी था इनका, तो उसके ऊपर किया था मैंने। 30 मिनट करीब लगे थे मेरे को, और नॉन स्टॉप, और ऊपर पाँव ज़मीन पे नहीं रखने थे, और एयर टू एयर। मैंने एक प्लेटफॉर्म भी लगाया था, उसके ऊपर चढ़ के गया था, कांच का प्लेटफॉर्म था। तो कह सकते हैं कि शिवराज गुर्जर अपनी उम्र से भी नहीं डरते और इन सब चीज़ों से भी नहीं डरते। नहीं, मौत से नहीं डरना, बस कुछ भी कर सकते हैं, और आज भी करते हैं। अभी मेरी 78 एज है। हाँ। क्या राज है सर इसका? मैं कहूँ नहीं, जातीय गुण आदमी होते हैं। ऐसा क्या गुण है सर, अब आप बता ही दो। नहीं, यही है। अब आदमी, आपको आर्मी में भर्ती होने वाले कौन जाति के हैं ये बताओ? आर्मी में लड़ने के लिए, वो मरने के लिए तो जाता है ना, जान जोखिम में डाल के ही जाता है ना लोग। तो वही जाएंगे जो वॉरियर्स होंगे। पहले पुराना में इनके माता पिता लड़ाकू थे, ये जाति के गुण होते हैं आदमी में, ये अपने यहाँ मानते हैं। वहाँ तो बाहर तो अब कोई भी भर्ती हो जाए और चला गया, पर लड़ने में वॉरियर्स, यहाँ राजस्थान में राजपूत है, जाट है, गुजर है, ये कम्युनिटी आगे आएगी। हाँ, डिफेंस में, एयरफोर्स में, हाँ, जहाँ पर भी होते हैं यही लोग ज्यादा है। हाँ, तो वो आदमी में गुण होते हैं जाति के, वही जाते हैं लोग। अभी आपने इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, अभी ऐसा कोई एक मेन मोटिव है आपका कि नहीं मुझे अब इस रिकॉर्ड को ब्रेक करना है? नहीं, क्या होता है कि इसमें एक गिनीज रिकॉर्ड भी आता है, तो मेरा गिनीज रिकॉर्ड नहीं है। उसका कारण ये है कि वहाँ ब्रेकिंग रिकॉर्ड है। अच्छा। उस रिकॉर्ड को तोड़ना पड़ेगा। अब मैं 600 फीट ऊपर पहाड़ी किले की दीवार पे कर रहा हूँ, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वहाँ जाके परफॉर्म करे, है कोई? नहीं, तो वो ब्रेक नहीं होगा, अनब्रेकेबल है जी। तो इसलिए मेरा काउंट नहीं हो रहा इसमें, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में। में। तो उन्होंने लिख के दिया था मेरे को। मैं इंग्लैंड के इस ऑफिस में भी गया था, मैं क्या, मेरे को कोड नंबर दे दिए थे, मैंने फीस जमा करा दी थी। फिर मेरे फोटोग्राफ देखे, वीडियो देखे, तो मना कर दिया था उसने, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई दूसरा कर ही नहीं सकेगा, तो तुम्हारा किताब से नाम ही नहीं हटेगा। तो ऐसा है लफड़ा। एक कोई भी एथलीट होता है, उसका एक सपना होता है कि उसको भी दूसरे देशों में जाके परफॉर्म करना है। परफॉर्म करना भी एक बड़ी बात होती है, पर सबसे बड़ी चीज़ उसे ये बनाती है कि 38 से ज़्यादा देशों में जाकर आप अपनी स्किल को, अपनी कला को जब लोगों के सामने रख रहे हो, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। आपको क्या लगता है कि इंडिया से ज़्यादा आप जब बाहर जाके परफॉर्म करते हैं तो बाहर के लोग योगा को ज़्यादा बेटर तरीके से समझते हैं हमारे यहाँ के लोगों से? नहीं, वो लोग इंटरेस्टेड है योग से। अब योग में कई पार्ट हो गए हैं। योग फॉर स्ट्रेचिंग, बॉडी के मसल्स ब्रेक ना हो, आपके इंजरी ना हो, इसके लिए वो उसको योग को स्ट्रेच में कन्वर्ट कर दिया, तो वो आज ज़्यादा काम आने लग गई है। ऐसा कोई जिम नहीं है जिसमें स्ट्रेचिंग नहीं होती है, होती है तो जिम नहीं है क्या? तो ये कई जगह काम आती है। और जहाँ मैं जाता हूँ तो योग का नाम लेते ही वो लोग पहले आते हैं और फिर पूछते हैं अपन, ये कौन सा योग है, ये क्या काम आता है, कैसे होता है। इतने सारे देशों में जब आप गए, कोई एक देश पसंद आया आपको? नहीं, मैं ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया 2 दफ़े गया हूँ, वो मेरे को बहुत पसंद है। ऑस्ट्रेलिया पसंद है? हाँ। कभी ऐसा इच्छा नहीं हुई कि मैं वहीं पर ही रुक जाऊं? नहीं, रुकने के लिए 1-2 महीना अच्छा है, जोधपुर छोड़ के कहीं नहीं जाना। हाँ, बस कह सकते हैं कि राजस्थान की मिट्टी में कुछ है कि जो हमारे वॉरियर्स को बाहर जाने नहीं दे रहा है। बहुत कुछ है, और रहने के लिए अपना यही रहना चाहिए। बाहर रहने के लिए आप घर से बाहर भी निकल जाओगे तो आपको बात करने वाला कोई नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में? कहीं भी, पूरी दुनिया में आप किसी भी कंट्री में जाओगे, मैं किसी के साथ बैठ के बात करूं तो कोई बात नहीं करेगा, किसी को टाइम नहीं है, अपने अपने काम में लगे रहते हैं। या आप 2 घंटा हथा ही कर लो तो कोई कहने वाला नहीं कि यार चलो नौकरी कल चले जाएंगे, आज तो गप्पे ही मारे। ऐसा ही चीज़ बाहर नहीं है। आपको क्या लगता है, बाहर के लोग ज्यादा डिसिप्लिन रहते हैं अपनी हेल्थ को लेके, या अपने यहाँ के लोग बहुत ज्यादा नहीं, लापरवाह? यहाँ लापरवाह लोग ज़्यादा है।
और डिसिप्लिन तो बाहर बहुत ज़बरदस्त डिसिप्लिन है। आज मैं जापान गया, अभी 14 दिन रह के आया था। तो जापान में मतलब मैंने 100 आदमी ऐसे बैठे हैं ट्रेन में और किसी को आपस में बात करते हुए नहीं देखा मैंने। और सभी लोग अपनी ड्रेस में बैठे हैं और अपना मोबाइल देख रहे हैं। जैसे स्टेशन आया नीचे उतर गए, कोई मतलब अपने यहाँ अगर 100 आदमी बैठ गए तो उसमें पूरे में आवाज़ ही आवाज़ आई, है कि नहीं? सही कह रहे हैं। तो ये अनुशासन है उस देश का। तो हमें क्या सीखना चाहिए? अनुशासन सीखना चाहिए उनसे, यही प्रेरणा ले। अपने पास सब कुछ है, अभी ट्रेनें भी आ गई है, फास्टेस्ट ट्रेनें हैं अपने पास, पर वो अनुशासन नहीं। अभी लोग पत्थर रख रहे हैं, ये कोई अनुशासन है क्या? ये देश के लिए है क्या? तो ऐसा काम करो जो देश को अच्छा लगे, हर आदमी को अच्छा लगे, देश का नुकसान न करे। कभी ऐसा हुआ सर कि आपने जब इतने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, हर इंसान की लाइफ में एक इमोशनल मोमेंट आता है, कभी आप इमोशनल हुए कि मैंने इतना सब कुछ किया है? नहीं, मैंने सब कुछ किया है, पर अब इमोशनल तब हो जाता है जब मेरे पोते की ओर याद आती है कि वो अभी होता तो वो, मैं उसको क्या पता क्या बना देता। या वो पल चले जाते हैं। आपने सोचा हुआ था कि उसे क्या बनाना है? पक्का था, मैं उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड कई तोड़वा देता मैं, अभी तक जिंदा रहता था। पर अनफॉर्चुनेटली वो हमारे हाँ, वो साथ में एक्सीडेंट में चला गया था। एक्सीडेंट में क्रिश के साथ में आपने हरीश अंकल भी है, वो भी नहीं रहे। हरीश को हमने इसीलिए ट्रेनिंग करवाई थी, मैंने मास्को यूनिवर्सिटी से फिजिकल एजुकेशन करवाया था उसका। मेरे 7 लाख रुपए लग गए थे उसमें उस टाइम। उस वक्त 7 लाख दिए थे मैंने। मेरा एक मकान था, मैंने बेचा, मेरा मकान बेचा, कुछ जो भी था हमारा सब कुछ बेचा के मैं इसको एक ट्रेनिंग कराया, जो कोई इंडिया में कोई ट्रेनिंग किया हुआ नहीं था फिजिकल एजुकेशन में। तो इसको वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ लिफ्टिंग और जितने भी ये फिजिकल फिटनेस, एरोबिक्स, इसकी एक ट्रेनिंग हुई थी वहाँ पे। तो वो टॉप किया था उसने, क्योंकि घर पे माहौल यही था, जिस घर में भी जिम था, सब कुछ सीख के गया। कुछ लिटरेचर हमने उसको दिया, मेरे पास जितना अमेरिकन लिटरेचर था उसको मैंने फ़ोटोकॉपी करा के दे के आया। तो आज ये हाल है कि मतलब लोग कोई और गए ही नहीं ट्रेनिंग करने पे। अब शॉर्ट कोर्स होते हैं 15 दिन का, 20 दिन का, वो लोग कोर्स करके आते हैं और वो यही होते हैं आजकल आसपास। तो उसके बाद में वो आके यहाँ आया तो इंडिया में जॉब नहीं था, इंडिया में कोई नौकरी लगाने वाला नहीं था कि हमारे फिटनेस के लिए क्या काम का। अब जो टाइम चल रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये जितने स्पोर्ट्समैन हैं उनको ऐसा कोच, हाँ कोच चाहिए उनको, जो बाहर ट्रेनिंग करके आया हुआ। अब तो क्या हुआ, तो इन्होंने जब शुरुआत करी थी तो मैंने जितना देखा है वो बिल गेट्स के भी ट्रेनर थे। बिल गेट्स का था, जेम्स बॉन्ड का था, कैसीनो रॉयल में जो हीरो है जेम्स बॉन्ड उसका हीरो था। उसको ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, एब्डोमिनल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सब उसने हरीश से सीखा था। अच्छा। तो और हॉलीवुड की जितने भी पिक्चर में हीरो और हीरोइंस आती है उन सबको सिखाया था उसने, करीब बहुत से ट्रेन किए। कभी आपको ऐसा लगा कि आपसे भी ज़्यादा आगे निकल गए वो? नहीं, हम तो चाहते थे कि हमारे से आगे निकले और कुछ दुनिया को कुछ दे। आदमी पैदा होता है और मर जाता है, क्या काम का ऐसे तो। पर आए हो तो कुछ दुनिया में भी दो, आप सीखो और यहीं दो, साथ में ले जाएगा और तो क्या करेगा। क्योंकि मेरे गुरु तो जैसे पाकिस्तान से आए तो उनकी बहुत इच्छा थी कि मैंने यहाँ कुछ लड़कों को तैयार करूँ, तो उन्होंने किया और हमने तैयार हुए। हमको चारों ने बताई तो हमने उसको पीछे तक किया है। एक होता है ना सर कि जब आपको पता चला कि हरीश सर ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बाहर सेट कर ली है, अपना पूरा का पूरा एक बेस जो है वो वहीं पर ही उन्होंने बिल्डअप कर दिया, फिर आपको नहीं लगा कि अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गए हैं? नहीं, मेरे को तो अभी ये अपना जैसे फिट रखना है, मेरे को तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। चाहे मैं साइकिलिंग करूं या कुछ आसन्स करूं, योग करूं, वेट लिफ्टिंग करूं, वेट ट्रेनिंग करूं, ये अभी भी चालू है। मैं तो सब कुछ करता हूं अभी भी। 78 साल की एज में लोग कहते हैं हमारा चलना मुश्किल है, और यहाँ पर आप वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। नहीं, वो उनकी कमज़ोरी है, वो लोग, उनकी संगत ऐसी हो गई। आप
मेरे को कई लोग कहते हैं कि बुड्ढे के साथ में नहीं बैठना, वो तेरे को वो भी ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, ऊपर चढ़ रहा है गिर जाएगा। मैं को होना है वो तो ऊपर वाला करता है, अब मैं गिर जाऊंगा या क्या होऊंगा, पर कर्म करते रहना चाहिए आदमी को, और क्या है। मेन चीज़ वही है। मैं तो सर काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब ये चीज़ आपके साथ में बैठने पे लगी कि इंसान की हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, चाहे वो कोई भी एज का हो। नहीं, आदमी पैसा तो कमा लेगा, फिर उस पैसे को यूज़ लेना, फिर आपके परिवार को और सबको स्वस्थ रखना, आपकी हेल्थ अच्छी है तभी वो पैसा काम आएगा। लोग कहते हैं कि सक्सेसफुल होना ज़रूरी है। सक्सेसफुल का मतलब आप कैसा दिखते हैं? पैसा होना सक्सेसफुल है या हेल्थ होना सक्सेसफुल है? मैं तो हेल्थ को परफॉर्म करता हूँ पहले। अगर हेल्थ अच्छी है तो आपका पैसा काम आएगा, नहीं तो क्या काम का पैसा। आप 60-70 में हिलने लग गए, चलने लायक नहीं हो, तो फिर पैसा कौन काम में लेगा। और जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है वैसे वैसे एक एजेस भी कम होती जा रही है। जैसे पहले के टाइम में हुआ करता था कि आदमी आराम से 90-95 साल तक रहता था, अब वो जो एज है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। 80, 75, 60, ऑलमोस्ट अभी 65-70 तक तो आ ही गया है। नहीं, उसका कारण यही है, खाने में एक तो शुद्धता नहीं है। आप अगर प्योर दूध लेने जाओ तो शहर में घूम जाओ, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, है कि नहीं। अभी आपने कितनी डेयरियाँ देखी यहाँ पे? बहुत सारी है ही नहीं, अब डेयरी नहीं है, और मिल रहा है तो नकली मिल रहा है। बहुत सावधान होकर लेना पड़ता है, और मैं तो कहूँ कम से कम क्वांटिटी लो अब तो और या तो घर में गाय भैंस रखो तभी हो सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल। और कोई आप जैसे एथलीट है उसके तो घर में होना ही चाहिए गाय भैंस तो। हाँ, मेरे भतीजे और ये रखते हैं, जानवर तो नहीं है पर वो दूध बेचते हैं तो मिल जाता है मेरे को। अच्छा, आप अपने आप को डेली अपडेट कैसे रखते हो कि अब मुझे ये आसन सीखना है, या मुझे इस चीज़ के ऊपर अब मुझे रिकॉर्ड ब्रेक करना है, या ये भी चीज़ें होती है? आप मतलब क्या सोचते हो, क्या आपका फ्री टाइम रहता है? नहीं, मैं दोपहर को पढ़ता हूँ और योग के बारे में और भी स्टडी करते हैं कि भाई कौन सा आसन इस पे और हो सकता है, क्योंकि आसन कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिट है और बढ़ते रहते हैं आसन। आप उसको फिक्स नहीं कर सकते कि इतना ही योग में यही है। वो तो आप जितने चाहो ना उतने मूवमेंट आप बढ़ा सकते हो उसको। तो मैंने बढ़ाए कई आसन ऐसे जो ज़मीन पे नहीं हो रहा है, वो मैं वहाँ करता हूँ, एयर टू एयर में करता है आसन। फ्री टाइम में भी आप मतलब बुक्स ही पढ़ते हैं? हाँ, फ्री टाइम बुक पढ़ लिए, कहीं जाके परफॉर्म कर ली, ट्रैकिंग चले गए, साइकिलिंग कर ली। ये ट्रैकिंग का कैसे लगा था सर आपको? और ट्रैकिंग आपने 1986 में स्टार्ट करी थी। हाँ, तो ये मेरे स्कूल टाइम का था। मैंने स्कूल में पढ़ते थे तो मेरे गुरु थे फतेह सिंह जी, तो वो ट्रैकिंग करवाते थे। हर साल कहीं न कहीं टूर बाहर जाते थे। तो राजस्थान से बाहर देखो लो, हिमालय पे भी गए हम। महाराष्ट्र की एक सबसे ऊपर चोटी है कलसूबाई की चोटी, उस पर चढ़े थे स्कूल टाइम में। स्कूल टाइम में? हाँ, तब वो कंटिन्यू रही थी मेरे, तो फिर वहाँ से छोड़ के भी आ गया मैं, तो फिर वापस मैंने यहाँ चालू कर दिया, तो आज तक चालू है। कल और ट्रैकिंग है। अच्छा, कभी भी मिस नहीं किया ट्रैकिंग? मोस्टली कोई तो बीमार जाना हो गए होता ही तो अलग बात है, और कहीं बाहर चले गए जोधपुर से तो नहीं हो सकती है, पर वहाँ भी ज़्यादातर मैं पैदल ही घूमता हूँ। अगर बम्बई चले गए और बम्बई सेंट्रल पे है उतरे हैं तो मैं दादर चला जाता हूँ पैदल ही। तो मेरे को ये ज़रूरी नहीं है कि मैं बस पकड़ूँ या कार पकड़ के जाऊँ। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, जब मैं सर को लेने के लिए गया था उससे पहले इन्होंने मना ही कर दिया था कि नहीं मैं साइकिल पर आ जाऊँगा। नहीं, मैं ज़्यादातर जोधपुर कहीं भी जाता हूँ तो साइकिल ही है मेरे पास, उसी पे ही जाता हूँ। नहीं, कार भी है सर आपके पास में, पर आप यूज़ नहीं करते। नहीं, मेरे पास तो कार कभी खरीदी नहीं है, अब भाई भतीजों के पास है। अच्छा, मेरे पास कभी मैंने नहीं खरीदी, मतलब आप स्कूटर ही नहीं लिया। तो 15-20 किलोमीटर तो चला लेते हैं जोधपुर में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं 1 लाख 2 लाख के तो ऊपर चला चुका हूँ साइकिल टूर, जैसे जोधपुर से बम्बई चला गया, ऐसे लंबे टूर। जोधपुर से जैसलमेर चले गए, बाड़मेर चला गया, वहाँ से घूम के ही वहाँ गए।
तो ऐसे टूर मैंने बहुत किए हैं, साइकिल पर। साइकिल पे लाखों किलोमीटर। साइकिलिंग बहुत पावरफुल है, उससे जिन लोगों के जो आज घुटने खराब हो रहे हैं उसका कारण यही है क्योंकि साइकिलिंग नहीं कर रहे हैं। आप रोड पे वॉक करोगे तो ये हार्ड वॉक है, ये आपके घुटने खराब करेगी। रोड पे वॉक करना भी? हाँ, जैसे आपने कभी विदेश में देखा हो तो लोग वहाँ समुद्र के किनारे घूमते हैं और एक आदमी निकला, ये कैसे मालूम चलेगा? तो उसका जो पाँव है ना, वो उसकी जो स्टाइल है उससे मालूम चलेगा कि यहाँ कोई आदमी गया है। वो नेचुरल वे है, जैसे आगे से पंजा प्रेस हुआ है, पीछे से एडी प्रेस हुई हुई है, तो अब है कि नहीं कोई आदमी निकला है यहाँ समझ से, गया। तो वो नेचुरल वे। रोड पे वो आएगा क्या? नहीं, जो मसल पे प्रेस होना है वो नहीं होंगे। नहीं होगा। उसमें एक कांस्टेंट पाथ दे दिया है कि भाई इसी के ऊपर आपको चलना है। हाँ, तो ये समुद्र के किनारे हो सकता है, मिट्टी में हो सकता है, और या साइकिलिंग में। साइकिलिंग में क्या होता है कि वेट आपका आधा हो जाता है। अगर आप 100 किलो के तो 50 किलो सीट पे रहता है और 50 ये फ्री होती है टांगे, तो आपका वेट डिवाइड हो गया और आप इजीली चला ले साइकिल। तो ये सेफ ज़रूरी है। ट्रेडमिल पे आप वॉक करोगे तो आपके घुटने जाएंगे 100%, लंबा चलोगे तो ये जो लोग सबसे पहले जिम में आते हैं और 15-20 मिनट ट्रेडमिल के ऊपर वॉक करते हैं, वो क्या? वो खराब कर रहे हैं अपने घुटने। साइकिल चलाओ ना, साथ में साइकिल भी तो होती है ना, है नहीं? उसमें आजकल तो 20 किलो का वेट लगा हुआ आता है। बिल्कुल आता है। 20 किलो, 22 किलो, 25 किलो तक के वेट आते हैं आगे, तो आप उसको घुमा रहे हो तो आपका बिल्ड करेगा वो, और ये ऐसे होगा ना तो नुकसान। ये तो अपना ऐसे ही रहता है साइकिलिंग में, ये लॉक, ये विदाउट लॉक, तो आप तो विदाउट लॉक के चलो तो इस पे जोर ही नहीं आएगा ना। सेफ है। ट्रेडमिल मतलब यूज नहीं करना चाहिए? सेफ जरूरी है, सेफ वो अनसेफ है। आप अच्छा, नुकसान करेगा। साइकिलिंग आपको नुकसान नहीं करेगी। आप घोड़े पे आधा वेट ही आएगा। रोड पे भागोगे या ट्रेडमिल पे भागोगे तो क्या होगा? नीज के ऊपर वेट आएगा। 100 किलो आएगा इसके ऊपर और उस पर 50 ही आएगा। तो सेफ है ना। तो हर चीज़ ऐसी हो तो सेफ हो। ये देखा देखी नहीं करेंगे, ये यार 1 घंटे भाग रहा है मैं ही भाग लूँ, पागलूपंती है नहीं। पूछना तो चाहिए ना किसी एक्सपर्ट को, भाई क्या करूँ मैं। पर कोई बताते भी नहीं है जिम के अंदर। अब वो तो भाई प्रोफेशनल है तो फिर क्यों बताएंगे। हाँ, वो तो कहते हैं हम तब बताएंगे अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग लेंगे या पीटी लेंगे तो। ये ठगने का काम। सर लेकिन ये चीज़ हो जाती है ना, बहुत कम लोग होते हैं जो समझते हैं, बाकी समझाने वाला कोई भी नहीं। और आजकल तो क्या हो गया सर, लोग चैट जीपीटी एआई से पूछ रहे हैं कि हमें हमारा वर्कआउट कैसे करना है, हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए। मैं मेरे जिम में बता रहा हूँ, मैं जिधर जिम जा रहा हूँ उधर क्या है, मैंने कुछ लोगों को देखा है, ट्रेनर है पास में, उनसे पूछेंगे नहीं, पर फ़ोन के अंदर एआई से पूछ रहे हैं कि मेरा शेड्यूल क्या और मैं आज क्या लगाऊँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अपने यहाँ राशि जो है ना, राशि फल देखा होगा, रशिया में मॉस्को यूनिवर्सिटी में आदमी की राशि के अनुसार एक्सरसाइज करवाते हैं। वो गेम ये चूज कराते हैं आदमी की राशि के अनुसार? राशि के अनुसार। मैं सजिटेरियस हूँ। सजिटेरियस का उसका जो सिंबल है ना, वो एक घोड़ा है और आगे ऊपर एक तीर कमान लेके है। हाँ। तो मैं से सजिटेरियस हूँ, हरीश सजिटेरियस था। हाँ। तो उनके 4 टांगे होती है कि नहीं? घोड़े के 4 टांगे हैं। और तो वो क्या क्या, एक तो दौड़ेगा, वॉकिंग करेगा, साइकिलिंग करेगा, तो उसमें सक्सेस होगा। आप उसके नेगेटिव चलोगे, आप बैडमिंटन या टेबल टेनिस और खेलोगे, तो वो आपका गेम ही नहीं है। आप अच्छा। उसको डॉक्टर बनाना चाह रहे हो कि क्या बनाना चाह रहे हो, ये राशि बताएगी आपकी। तो जैसे मेरी लियो राशि है, हाँ, तो लियो राशि के लिए भी अलग एक गेम होगा? अलग है, सभी लोगों के अलग अलग गेम है। मेरे पास बुक पढ़ी ऐसी जो रशिया और अमेरिका में भी इसका शोध हुआ है। और ये राशियाँ अपने तो यहाँ बंद हो गई काम, खाली शादी के लिए मिला था। स्पोर्ट्स में काम नहीं आ रही है जी। पर ये बहुत बड़ा फील्ड है। सर मैंने पहली बार ऐसा सुना है कि मतलब राशि के अनुसार बताते हैं। हाँ, जितने गेम है उसके अनुसार। आप उसको शतरंज खिला रहे हो, उसका गेम दूसरा है। पर सर एक बात बताइए,
राशि जैसे अपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अपने यहाँ पर होनी चाहिए। आपने बताया कि मॉस्को की यूनिवर्सिटी के अंदर ये पढ़ाया जा रहा है। ये सब्जेक्ट है उनका। अभी वो अमेरिका भी चला गया है। मेरे पास किताबें है जो आप देखोगे तो वापस एक एक पार्ट पे लिखा हुआ है। आपको नहीं लगता है कि ये जो एजुकेशन है ये अपने यहाँ पर होनी चाहिए? अपने यहाँ तो स्टार्ट हुआ था, एंड दूसरी जगह हो रहा है। अपने यहाँ अच्छा। खत्म हो चुका है, अब वहाँ चालू हो गया काम। यहाँ कोई शोध ही नहीं कर रहा है कि ये भी कोई हो सकता है क्या। नहीं, पर मोस्टली क्या होता है कि हम लोग बाहर के लोगों को देख के ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। बाहर वाले क्या कर रहे हैं, हमें भी वैसा करना है। फॉरेन में अगर ये ट्रेंड चल रहा है तो हमें भी ये करना है। अब आजकल अपन लोगों ने फॉरेनर्स का कल्चर ले लिया। नहीं, जैसे अपना कल्चर है ना, तो उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। तब ये जैसे ये राशियाँ हैं ना, तो आप पैलेस में जाओगे तो स्विमिंग पूल पे चारों तरफ ये लगी हुई, और चाइनीज टाइल में लगी हुई। अच्छा। छोटी 1 इंच बाई 1 इंच की टाइल आती है, उसके अंदर वो फिगर बने हुए चारों तरफ। उस वक्त आप देखोगे तो बहुत खूबसूरत चीज़ है। लोग समझते नहीं डाइल लगे स्नान करके आ गए। नहीं, मतलब आपने बताया स्विमिंग पूल की टाइल चारों तरफ ये राशियाँ लगी हुई है। अच्छा। मैंने काहिरो में देखा, मिस्र में, वहाँ टाइल्स में भी है और वैसे भी बनी हुई है। ये सब राशियाँ वहाँ है सब। अच्छा। चाइना में है ये राशि सिस्टम। और अपने यहाँ पे तो कुछ नहीं है सर। यहाँ ख़त्म हो चुका। शादी में मिलाते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं। और शादी होगी कि नहीं, और वो अनसक्सेस, ज़्यादातर अनसक्सेस। तो सर कौन सी शादी सक्सेस होती है, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? नहीं, वो तो आदमी की इच्छा के ऊपर है। मैं तो चाहता हूँ घर वाले जो करें वो अच्छा है। अब आप उनको समझा सकते हो कि मेरा इस हिसाब से है, मेरा है, देख कन्विंस हो गए तो ठीक है, हाँ। नहीं हुए तो फैमिली के मैं साथ। खिलाड़ी हूँ तो मेरे कोशिश आप करो कि मेरे विचार मिलते हो, उससे शादी कराओ। कभी सर आप इतनी जगह गए हैं, ठीक है, इतनी कंट्रीज में आपने घूमा भी, परफॉर्म भी किया, ऐसी कोई कंट्री आपने छोड़ी नहीं, हजारों लोग मिलते हैं, कभी आपका मन नहीं हुआ कि नहीं मुझे तो बाहर ही करनी है शादी? या नहीं, शादी हम तो सोच ही नहीं सकते। 20 साल का था तब मेरी शादी हो गई। अच्छा। जैसे मैंने स्कूल छोड़ी ना, तो पहला काम यही था, घर वाला इसकी शादी करा दो। 20 साल में शादी हो जाए, फिर आदमी सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाती है वहाँ सही बात है। पे। जिस तरफ घर वालों ने बांध दिया उधर चले जाओ। पर उसके भी बाद में एक जगह बंधा हुआ रहना सर चॉइस होती है। नहीं, वो विचार मिलने पे है आपके। आपने जल्दी में तो कर दिया, पर आजकल तो मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद में करते हैं शादी सब कुछ, और उसके बाद में भी अनसक्सेस होती है। क्या कर सका। तो एक ये भी चीज बता दीजिए सर कि हेल्दी बैलेंस मैरिज के लिए क्या टिप्स है आपकी? क्योंकि सर ये बात ही ऐसी छिड़ी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि सर आपने इतनी टिप्स दी है हेल्थ रिलेटेड, तो इस रिलेटेड भी एक टिप तो मिलनी चाहिए। नहीं, हम तो ये कहते हैं जो विचार मिलने चाहिए, और कुछ नहीं है। आपके विचार नहीं मिल रहे तो शादी होगी, सक्सेस नहीं होगी, छूट जाएगी थोड़े दिन में। क्योंकि सर ऐसा है ना कि आपने अपनी लाइफ में जो चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, जो चीज़ें आपने देखी है, वो आज हमारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर हमें कुछ सीखने को मिलता है या हमारे लिए अगर कोई चीज़ बेहतर होती है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सही बात है। आपको ऐसे हमारे जैसे कई लोग मिल जाएंगे, आपको सलाह लेनी चाहिए। अब जैसे आपके माता पिता के साथ में बैठो तब वो कुछ बताएंगे, आप हेलो डैड जा रहा हूँ, वो निकल गए, उनके साथ कभी बैठे ही नहीं आप, तो उनके विचार और आपको मालूम ही नहीं चलेंगे कि मेरे पापा कई चीज़ें जानते हैं। तो आप साथ बैठोगे तो मालूम चलेगा, होता है कि नहीं। माँ बाप के साथ बैठना ज़रूरी है। आप खाली उसको देखो कि यार ये अच्छी इनकम पड़ी है, अपने तो ज़िंदगी निकल जाएगी, निकलेगी पर मुश्किल से निकलेगी। एक जैसे ये चीज़ आपने बताई, जैसे फॉरेन के अंदर तो लोग क्या करते हैं कि उनके जैसे बच्चे जब हायर स्कूल में चले जाते हैं तब से उनको तो जॉब में डाल दिया जाता है, पेरेंटल कुछ भी नहीं दिया जाता है, सब उनको खुद से ही करना पड़ता है। अपने यहाँ पर ऐसी चीज़ होती है कि कोई बात नहीं, 12वीं के बाद में घर का बिजनेस है, ज्वाइन कर लिया, उसी को आगे चला रहा है, वो जो सारी चीजें वो उसको खुद को ही है, तो एक पक पकाया हुआ मिल जाता है। हाँ सही है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो आपको क्या लगता है कि जो
फॉरेनर्स जो ये चीज़ अपने बच्चों के साथ में करते हैं उनकी सेल्फ ग्रोथ के लिए, कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट बने और कुछ और अच्छा करें, तो वो चीज़ को हमें अपनाना चाहिए। नहीं, ये ज़रूरी है। जैसे मेरा दोस्त है, उसके बच्चों को जो पहली क्लास में था तो मेरे को याद है कि वो छोड़ के आते थे हम स्कूल। अच्छा। तो वो दिल वहाँ स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती थी, सिर्फ वो कलर पेंटिंग करता था, जैसे टायर के ऊपर से जंप लगा रहा है, मतलब अंट संट वो कुछ भी कर लेगा, उसका दिमाग जहाँ चल रहा है। तो यहाँ अपना यहाँ ज़रूरी है कि लेके पकड़ बैठ जाए, तो उससे उसकी ग्रोथ खत्म हो जाती है। तो वो ज़रूरी है, पहले ग्रोथिंग हो उसकी। हाँ। ऐसी फ्री हैंड में चलता है क्या कि भाई ग्रोथ जल्दी हुई, तो यहाँ होती ही नहीं ऐसे ग्रोथ, छोटे छोटे रह जाते हैं बच्चे यार, पढ़ाई का इतना लोड डाल देते हैं कि वो ग्रोथ ही नहीं हो रही है। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि अपने यहाँ पर स्पोर्ट्स को भी इतनी वैल्यू दी नहीं जाती है? मतलब बहुत सारे बच्चे ट्राई करते हैं पर वो चीज़ें उनको मिल नहीं पाती है, और फोकस है तो सिर्फ एक गेम के ऊपर ही फोकस है, दूसरी जगह लोग जाना चाहते हैं। पर एक्चुअली आज की तारीख में देखा जाए तो क्रिकेट में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, तो लोग सोचते हैं कि मुझे तो क्रिकेट में जाना है, क्योंकि हर आदमी ये सोचता है कि मुझे एक ऐसी फील्ड में जाना है जहाँ पे इनकम सोर्स अच्छा हो। तो बाकी फील्ड में, बाकी स्पोर्ट्स कोटा में इतना ज़्यादा आपको ऑप्शन नहीं मिलता है एज़ कम्पेयर टू क्रिकेट में, तो लोग वहाँ दूसरी जगह जाने में रुचि थोड़ी कम रखते हैं। नहीं, ये तो गवर्नमेंट का काम है, उनको दूसरे गेमों को भी प्रमोट करना हाँ, चाहिए। जैसे जिम्नास्टिक है वो बेसिक है, तो इसको इतना फैलाना चाहिए कि खिलाड़ी तैयार हो सके। आप जाते ही क्रिकेट का बल्ला दे दिया तो उसके कुछ नहीं, हाथ पाँव ही नहीं है, पतले पतले हाथ पाँव है। अब मैंने ऐसा खिलाड़ी देखा है, एक बॉडी बिल्डर जो 6 के अलावा कुछ मारता ही नहीं है, नितिन नाम है उसका, बॉडी बिल्डर है मेरी कास्ट का ये। तो वो मारेगा तो स्टेडियम से बाहर चली जाती है बॉल, इतना तगड़ा है, क्योंकि हाथ पाँव उसके। तो पहले आप कुछ फ्री हैंड करो, दूसरे गेम में से आओ, ट्रांसफ़र हो, और दूसरे गेमों को भी प्रमोट करना चाहिए, गवर्नमेंट का काम है। ये खाली क्रिकेट के लिए स्टेडियम दे दिया सर, ये क्या बात है? दूसरे गेमों को बाहर निकाल दिया आपने। यहाँ को अच्छी कुश्ती चलती थी, है ही नहीं आज। तो इम्प्रूवमेंट्स मतलब होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर दूसरे गेमों को, ओलंपिक में क्रिकेट थोड़ी है यार, नहीं है क्या? पूरा ओलंपिक में कितने गेम होता है? जैसे सर नेशनल गेम अपन का हॉकी है, तो हॉकी में भी मैंने आज बहुत जोधपुर में कोई हॉकी नहीं खेल रहा, देखा किसी को खेलते हुए? तो ये खेल ख़त्म करने का है काम, गवर्नमेंट प्रमोट थोड़ी कर रही है। तो सर काफ़ी सारी आपके साथ बातें करी, काफ़ी सारा सीखा भी कि एज एक बैरियर नहीं होता है। अगर इंसान के अंदर अगर लगन होती है तो वो किसी भी एज में कोई भी काम कर सकता है, अगर बस उसके अंदर एक जुनून होना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, आपको कैसे याद रखे, आपने जो अचीव किया है लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे? मैं तो कहता हूँ जो आदमी जैसे खिलाड़ी है पुराना, तो वो अपने गेम को खेल के छोड़े नहीं कि भाई मैं नेशनल चैंपियन हो गया तब छोड़ दूँ। वो खेलते ही फेल हो जाएगा, क्योंकि उसकी डाइट बढ़ जाएगी, खेल ख़त्म हो गया। वो खाता तो वही रहेगा, उससे ज़्यादा अच्छा खाएगा, पर वो उसका फिजिकल जो बर्निंग कहाँ होगी? तो उसके लिए उसको क्या है कि अपना गेम चेंज कर सकता है। जैसे वॉलीबॉल खेल रहा है, फिर वो वॉकिंग पे आ जाए, कोई दूसरा हल्का गेम खेल ले। तो ये गेम खेलना ज़रूरी है उसको, कहीं वॉकिंग कर ले, ट्रैकिंग कर ले, ये कोशिश करे तो हो सकता है फिट। ये मतलब ऐसे नहीं घुटने खराब हो बहुत गए। ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। कि कोई भी चीज़ अगर आपने करी है तो उसे करते रहो, छोड़ो मत, टच में रहो, टच चेंज कर लो। ठीक अगर है। मान लो अब तुम वॉलीबॉल खेलोगे तो जंप लगाओगे तो घुटने दर्द करेंगे, जी। तो आप साइकिलिंग पे आ जाओ, है ना? ट्रांसफॉर्म हो जाओ, वो नहीं करके आप दूसरी चीज़ पे शिफ्ट ट्रांसफॉर्म हो। जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। हाँ, नहीं तो गड़बड़ होगी। तो चलिए सर, आज का पॉडकास्ट यहीं पर ही करते हैं फिनिश। काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग था, लर्निंग था। इस पॉडकास्ट में आने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने अपना धन्यवाद। समय दिया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।